शुरू करते हैं अपने न्यू टॉपिक से। पिछली बार के में आपने पढ़ा कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है वो 5 ईयर का होता है, और इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है या फिर 5 ईयर प्लानिंग गोल्स होते हैं, उसका चेयरमैन कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ही। और जब पहला इकोनॉमिक प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो कब से हुआ? 1 अप्रैल 1951। अब यहाँ पर 4 बातें करी थी। क्या क्या बात करी थी हमने? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस मतलब मोदी जी बोलते हैं जो आत्मनिर्भर, और इक्वलिटी मतलब आज सब लोग समानता रहें, एक बराबर रहें। उसको अपन अब ब्रॉडली क्या करने आए हैं, डिस्कस करने आ रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो पहली बात आती है ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है? द स्टेगनेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल forced the planner to make economic growth as the first and the foremost object of the plan। देखो आज क्या हुआ भाई, मेरी बात समझो। आज अगर मान लो ये आपका क्या है, एक लोकेलिटी है, लोकेलिटी छोड़ो, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये आपका मान लो घर है, ये आपका मान लो घर है, और आज ये घर क्या हुआ, किसी ट्रेजेडी के कारण क्या हुआ, आज ब्रेकआउट हो गया। आज किसी ट्रेजेडी के कारण क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। मान लो आपके यहाँ क्या हो गया, बाढ़ आ गई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये जो नुकसान हुआ है इसको वापस क्या करोगे, खड़ा करोगे, और अपना वापस घर क्या कर लोगे, एक बना लोगे। ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ हमारे यहाँ, जो हमारे प्रिय तो नहीं बोल सकते, जो ठीक ठीक सरकार सरकार नहीं सॉरी, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आज हमें इतना निचोड़ दिया, इतना अपन को क्या कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया था। तो सबसे पहला हमारा क्या मेन मोटिव था, हमारा मतलब किसका, गवर्नमेंट का, कि वो क्या करे, वो हमारी ग्रोथ में ज्यादा ध्यान दे। तो देखो स्टेगनेंट मतलब रुकी हुई इकोनॉमी, जो किस कारण से हुआ, ब्रिटिश रूल के कारण। तो जो प्लानर मतलब गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या किया, सबसे ज्यादा फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहले उसको टारगेट किया, और ग्रोथ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। देखो आज क्या बात हुई सर, आज मान लो ये क्या है, आपकी कंट्री है। आज ये कंट्री आपकी क्या हो रही है, मान लो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है साल में। तो क्या हुआ यहाँ पर, मेन मोटिव था यहाँ पर गवर्नमेंट का कि ये जो 100 यूनिट है इसको इंक्रीज किया जाए, और ये 100 यूनिट की जगह अब ये कितना हो जाए, कम से कम 3,000 या फिर 3 लाख या फिर 3 करोड़ यूनिट साल में बना जाए, है ना। तो क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी किसकी, गुड्स की एज वेल एज सर्विस की क्या हो, इनहैंस हो, बढ़े। सबसे मेन मोटिव गवर्नमेंट का ये था। ठीक है। ग्रोथ इंप्लाइज आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिविटी कैपिटल और अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिव सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि या तो आप क्या करो, प्रोडक्टिव कैपिटल बनाओ, स्टॉक बनाओ, मतलब रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा बनाओ। मान लो रॉ मटेरियल कैसे, जैसे मान लो आज क्या है आपके पास, एक एग्जांपल लेता हूँ। आज आपके पास मान लीजिए क्या होता है, आज पेड़ है, आज पेड़ से अपन को क्या हुआ, एक कॉटन मिलता है। कॉटन, ये जो कॉटन मिला, कॉटन कहाँ गया आपका, ये कॉटन गया आपका इंडस्ट्री में। कॉटन को आपने क्या किया, उसको प्रोसेस करके एक मटेरियल बनाया जो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल। या तो आप उसका कैपेसिटी बढ़ाओ, या तो बोला है कि आप जो सर्विसेज हैं ये तो बढ़ाओ ही बढ़ाओ, साथ में क्या जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टिंग और बैंकिंग की सर्विस इतनी बढ़ाने की सोची। और साथ ही साथ क्या, प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विस, मतलब जो भी आपका कैपिटल पैसा है, और जो भी आपके पैसे के साथ साथ क्या मतलब जो आपका बिजनेस है, और साथ ही साथ जो आप सर्विस लाइन पे हो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने की भी यहाँ पर क्या करी गई है, बात करी गई है। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या बोल रहे हैं सर यहाँ पर, अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीजेस इन द जीडीपी। देखो जैसे जैसे क्या होगा सर आपका, आज जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ग्रोथ मतलब क्या, आपकी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आज आपने क्या किया, ज्यादा यूनिट बढ़ाए, प्रोडक्शन ज्यादा किया, तो आपके क्या होंगे, आपकी आज सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ने के कारण क्या होगा, आज आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, जिस कारण से हमारी क्या बढ़ेगी भाई, यहाँ पर हमारी बढ़ जाएगी यहाँ पर जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ में आया, प्रोडक्शन बढ़ा, सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, जीडीपी बढ़ी। अब देखो यहाँ पर अपन पहले ही नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जीडीपी क्या होती है, स्टिल एक बार अपन यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार इसमें अपन लोग नजर मार लेते हैं कि जीडीपी होती है। कि जीडीपी की बात हम कर रहे हैं, तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर या फिर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, एट विच रेट, एट मार्केट रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी। जैसे जैसे आपका क्या होगा सर, यहाँ पर आपका जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, तो जो पीपल हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा क्या होंगे, रिच होंगे और वेरिड लाइफ, मतलब मस्त लाइफ जिएंगे। कैसे, देखो वैसे ही, क्यों, क्योंकि अगर आपने ज्यादा कमोडिटी बनाई, ज्यादा क्या होगा, बिकेगा और ज्यादा पैसे आएगा, तो बंदा क्या हो जाएगा, अपना जो बंदा है वो क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात करिए, द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। आज जीडीपी अपन ने जब नेशनल इनकम पे पढ़ा भी है, तो जीडीपी क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स से आती है। जैसे आज एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी लेते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है वो भी अपना आउटपुट देते हैं, सर्विस सेक्टर्स, उनसे भी क्या होता है, हमारा जीडीपी आज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उनसे हमें क्या होता है, जीडीपी मिलता है। क्यों, क्योंकि आज हर कोई एक क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जिसमें उन लोग क्या कर रहे हैं, आज अमाउंट या फिर पैसे अर्न कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आज इकोनॉमी में ग्रोथ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जीडीपी इंक्रीज हो रही है। इन सम कंट्री ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी। देखो ये बेटा सम कंट्री की तो नहीं पता, लेकिन ये मेन अपनी कंट्री की बात कर रहा है। while in some country growth in service sector contribute more to GDP। देखो कैसा क्या बोल रहा है, एक बात समझ लो इस पॉइंट का, कि कुछ देशों में ऐसा होता है, जो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर है वो क्या करता है, वो क्या करता है, आज ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, हमारे, वह ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है हमें जीडीपी में। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी कंट्री है कल्चर में, है ना, और कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर कौन सा सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्या करते हैं, आज कंट्रीब्यूट देते हैं। तो हमारी कंट्री में बेटा, हमारी कंट्री में सर्विस सेक्टर भी देते हैं। क्यों, क्योंकि आज हमारे यहाँ की जो भी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता, तो उससे गवर्नमेंट को ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें किसको, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसमें आज कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर मेक अप द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। आज क्या होता है, आज ये तीनों सेक्टर मिलके क्या करते हैं, आज जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं वो कंट्रीब्यूशन मिलके क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है हमारी इकोनॉमी का। मतलब आज हम अगर बात करें कि हमारी इकोनॉमी है, और हमारी इकोनॉमी में कौन कौन है, आज हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर है ना, इंडस्ट्री है, और कौन है, सर्विस सेक्टर। ये तीनों मिलके आज क्या बनाते हैं, आज हमारी इकोनॉमी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी, तो जीडीपी में कितना शेयर था देखो 1990s में द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर वाज 40.59% मोर देन द एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, यहाँ पर देखो बहुत सिंपल बात बोल रहा है, आज यहाँ पर बहुत सिंपल बात बोल रहा है कि आपका जो एग्रीकल्चर है, आपका जो एग्रीकल्चर है प्लस आपकी जो इंडस्ट्री है, उनको आप मिला भी दोगे ना, तो उनको मिलाने के बाद उसका 40% और इनका 40% और आप प्लस कर दोगे, मतलब इनका 40%, इनका 40% और ऐड कर दोगे, तो वो किसके बराबर निकला था, वो हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निकला था। यहाँ पर ये बोला और कुछ नहीं। कब, 1990 में। द फिनोमेना ऑफ ग्रोइंग शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर was accelerate in the post 1991 period which marked the beginning of the globalization। आ जाओ, उसके बाद बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। सर मॉडर्नाइजेशन जब भी बात आती है हमें याद रखना है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी और चेंजेस की बात करता है। तो इंडियन प्लानर हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, है ना। यहाँ पर क्या है, आज मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करने की बात करी है, क्या कि हमें सोसाइटी में क्या है, आज नई नई टेक्नोलॉजीज है। हम यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। सर जब भी मॉडर्नाइजेशन की बात आती है आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, आप क्या याद रखेंगे सर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉडर्नाइजेशन आया है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और जो भी चेंजेस आए हैं आपके इकोनॉमी में उसको क्या करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, है ना। जो भी चेंजेस आए उनको इम्प्लीमेंट करना। अब देखो यहाँ पर क्या है,
आज इकोनॉमिक प्लानर जो है, इंडियन के जो प्लानर है, उनने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करने की बात करी। और वो कैसे कि जिस कारण से क्या हुआ, आज सोसाइटी क्या होगी, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा लोगों का बढ़ जाएगा। देखो कैसे सबसे पहला पॉइंट बोला गया है अडॉप्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। आज क्या है, नई नई टेक्नोलॉजीज जो भी लॉन्च हो रही है, जिस कारण से आपका काम क्या हो जाता है, इजी और कन्वीनियंट हो जाता है, उसको क्या बोला है, आज उसको आप क्या कर लो, अडॉप्ट कर लो। आज उसको अडॉप्ट करने के कारण क्या होगा सर, आज उसको अडॉप्ट करने के कारण, आज उसको अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, जिस कारण से क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज अगर हम यूज करेंगे तो जो भी हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो क्या होगा, आज हमारा इंक्रीज होगा। आज मान लो, आज अगर मैं यहाँ पर किसी चीज का एक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर लेबर यूज कर रहा हूँ, ये लेबर्स है मेरे, तो लेबर्स क्या कर रहे हैं, एक दिन में एक लेबर 10 कमोडिटी बना रहा है, ठीक है, कितने घंटे में, 8 घंटे में, 8 घंटे में एक बंदा 10 कमोडिटी बना रहा है, ठीक है। अगर वैसे क्या हुआ तो टोटल कितने, 40 कमोडिटी बनी मेरी कितने दिन पे, 8, एक दिन पे 40। अगर मैं इस जगह अगर मशीन यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ, मशीन यूज करता हूँ, तो मशीनरी यूज करने के कारण, मशीनरी यूज करने के कारण क्या हो रहा है, ये मशीन जो है आज हमें एक दिन में, एक घंटे में, एक आवर में कितने, मान लो 20 कमोडिटीज क्या कर रही है, प्रोड्यूस करके दे रही है। तो बेटा ये हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी हो गया, है ना। तो नई टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, हमारा काम आसान हो गया, हमारा काम जल्दी हो रहा है, और हमें आउटपुट भी क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड्स वैरायटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड वन। आज क्या होता है, अगर एक किसान जो खेती कर रहा है, वो अपने कमोडिटी वो अपने सीड्स या फिर जो फसलें हैं वो अच्छी से अच्छी कैसे कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा कैसे उगा सकता है, कैसे, जब वो क्या करे, नए नए अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वालिटी ऑफ सीड्स या फिर क्वालिटी ऑफ सीड्स मतलब बीजें, अच्छे बीजें, अच्छी क्वालिटी के बीज अगर वो यूज करेगा, है ना, ओल्ड मतलब पुराने बीजों की जगह अगर अच्छी क्वालिटी के बीज अगर वो यूज करता है, तो उसका क्या है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आज अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। और अगर वो नई टाइप की मशीन्स को अडॉप्ट करता है, तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा अपना क्या कर पाएगा, प्रोडक्शन भी कर पाएगा। उसके बाद चेंज इन सोशल आउटलुक। अब क्या बोल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर empowerment and providing equal right to women. Our society will be more civilized and prosperous if it make use of the talent of the women in the place of the work. क्या बोला है, जैसे जैसे भाई आज जमाना बदल रहा है, आप क्या करो, आज जो वुमेन एम्पावरमेंट है या फिर जो बोला है नारी शक्ति, उसको भी मौका दो, उनको भी बराबर का अधिकार दो कि वो भी आए, आप खाएं, कमाएं और वो भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। क्यों, क्योंकि कहीं कहीं जगह नहीं, अधिकतर जगहों में क्या होता है, अगर महिला या फिर नारी शक्ति आती है तो वो बहुत अच्छा एक टैलेंट होता है, एक अच्छा टैलेंट होता है, क्या कि अगर हमारे विमेन एम्पावरमेंट भी हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है तो, ठीक है। ऊपर यहाँ पर बात की गई है क्या एक बार रीड कर लेना आप लोग इसको, मॉडर्नाइजेशन इन द वर्ड ऑफ ड्राफ्ट आउटिंग सिक्स्थ प्लान, है ना, एक बार इसको रीड कर लेना। उसके बाद अपन आते हैं सेल्फ रिलायंस में। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है, द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट मतलब क्या होता है, रिलायंस मतलब अंडर इंडिया कंडीशन मीन ओवर कवरिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, इन अदर वर्ड इट मीन टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। देखो आज क्या हुआ, आज इकोनॉमिक जो है हमारा, आज मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई, इंडिया हो गई, और मान लीजिए एक और मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए आज क्या होगी, कोई अदर कंट्री हो गई, ठीक है। आज आपकी जो इंडिया है, इंडिया क्या करने लगी बेटा, आज ओवरकम करने लगी, है ना, आज वो क्या हो रही, हीलअप हो रही थी। तो ये हीलअप जो हो रही है, आज ये हीलअप हो रही है, तो भी इसको क्या होना पड़ता है सर, आज इसको एक दूसरी कंट्री पे क्या होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। आज अगर ये हीलअप हो रही है तो भी इसको क्या हो रहा है, इस पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो ये कहा गया है कि आप किसी पे डिपेंड मत हो, आप किसी पे डिपेंड मत हो, बल्कि आप क्या करो, आज 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 आप क्या करो, अपने ही डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाओ। मतलब जो चीज आप बाहर से ले रहे हो, आज उसको क्या करो, आज अपने यहाँ से उसको लेना चालू करो। ये देखो क्या बोला है, आज बाहर के रिसोर्सेस को यूज मत करो,
आज क्या करो, अपने ही कंट्री की रिसोर्सेज को क्या करो, यूज करो। मतलब क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब बाहर की चीजें बाइकआउट और खुद की चीजें जो है उसको यूज करना चालू करो। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, है ना, क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन बढ़ाने के लिए द फिफ्थ ईयर प्लान स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ द ओन रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आज हमें अगर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करनी है और हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए है, तो जो हमारा फिफ्थ ईयर प्लान था, वो फिफ्थ ईयर प्लान कौन किस पे ज्यादा फोकस किया है कि अपने खुद के रिसोर्सेज पे आप क्या करो, डिपेंडेंट हो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज। जिस कारण से क्या हो, उसका कहने का मतलब था आप किसी फॉरेन कंट्री पे आप क्या करो, ये जो फॉरेन कंट्री है इस पे डिपेंड मत हो। किस पे डिपेंड हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मतलब खुद की कंट्री में जो भी चीजें हैं अपने यहाँ करो, अपने यहाँ से करो। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसीडर्ड अननेसेसरी बिकॉज टू रीजन। क्यों, दो रीजन क्या थे, मेन रीजन ये थे टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी, मेन बात थी कि हमें आज दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना था, और दूसरी बात ये थी कि भाई आज हमें कोई भी बाहर के देशों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए था। ये दो मेन रीजन थे जिस कारण से सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता क्या हुई, आज डेवलप हुई। As India was recently freed from foreign control, it is necessary to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. So stress should be given to attain self-reliance. तो यहाँ पर क्या बोला, जैसे आप सभी जानते हो, आज हम अगर गुलाम हुए थे अंग्रेजों के, तो वो किस कारण से हुए थे, क्योंकि वो हमारे ऊपर ट्रेड करने आए थे, हमारी कंट्री में आके व्यापार करना चाहते थे, और व्यापार करने के बहाने उन्होंने क्या किया, आज हमारे यहाँ हमें गुलाम बना लिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप फॉरेन कंट्रीज या फॉरेनर्स पे ज्यादा डिपेंड मत हो, जो भी चीज है आप क्या करो, अपने यहाँ से करो। क्यों, क्योंकि अभी अभी हम आजाद हुए थे फॉरेनर्स से, तो हमें फिर से वापस उन पे निर्भर नहीं रहना है, उन पे डिपेंड नहीं होना है, और वापस गुलामी का शिकार नहीं बनना है ना। तो यहाँ पर क्या है, खाने पीने मतलब बेसिक नेसेसिटीज के लिए उन पर डिपेंड मत हो, जो भी चीजें हैं अपने यहाँ ग्रो करो, अपने यहाँ करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो वापस क्या होगा, अपनी क्राइसिस स्टार्टअप हो जाएंगे, फिर से दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। और हम नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतलब फॉरेनर्स हमारे काम धाम पे क्या करे, इंटरफेयर करें। तो इट वॉज feared that dependency on import food supplies, foreign technology and foreign capital may increase foreign interference in the policy of। देखो आज क्या था, हमारी इकोनॉमी को वापस एक डर तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि अगर मैं बाहर वाले व्यक्ति से ज्यादा क्या करता हूँ, ताल्लुकात रखता हूँ, यानी कि उनसे ज्यादा इंपोर्ट ऑफ फूड सप्लाईज या फिर उनकी टेक्नोलॉजीज पे एकदम उनसे टेक्नोलॉजीज का डिपेंडेंसी ले रहा हूँ, या फिर उनके पैसे कैपिटल मतलब उनसे जो भी पैसा उधार लिया उस पर अगर मैं ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा हूँ, या फिर वो ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जिस कारण से क्या होगा, अगर उनसे हमारे क्या हो रहे हैं आज ताल्लुकात हो रहे हैं, इंटरफेरेंस मतलब बातचीत कम्युनिकेशन या फिर उनसे डीलिंग हो रही है ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा, बनी बात है आज वो क्या करेंगे, हमारे काम में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। आज हमारी जो भी पॉलिसीज हैं कंट्री की उसमें क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। और जैसे पहले वो करके गए थे, पहले क्या करके गए थे बेटा, हमारे यहाँ करके गए थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो कहीं वापस ना हो जाए जिस कारण से हमें वापस एक फिर से गुलामी का शिकार होना पड़े। तो ये था हमारा क्या, सेल्फ रिलायंस, जिसमें बोला था कि आत्मनिर्भर रहो, ना बाहर से ज्यादा डिपेंड हो और बाहर की चीजों को इग्नोर करो। अब लास्ट क्या आता है हमारा, इक्विटी आता है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अपन फिर अगले वीडियो में करेंगे।